यस सर। हो गया ना? ठीक है, यस सर। ओके सर, चलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज का जो क्लास हम लोग फ्राइडे करते हैं, स्पेशली फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज फॉर सीएस एंट्रेंस। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ सर? आज मैं आपको ये इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा यूनियन बजट के बारे में। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने नेशनल इनकम वगैरह का डिस्कस किया था, याद है ना? हाँ सर। यस सर। ओके सर, तो आज डिस्कस करेंगे सर यूनियन बजट के बारे में। सर ये यूनियन बजट क्या होता है? चलो मैं आपको सारा का सारा चीज़ फटाफट शो करता हूँ और बताता हूँ कि क्या है, किस तरह से क्या जानना है। सर यूनियन बजट अगर मैं आपको सीएस के मटेरियल के हिसाब से भी बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोगों को जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल तो है ही, ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए और भी चीज़ें हैं जैसे कि नेशनल इनकम है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी वगैरह मैंने करवाया, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप करवाया, बिजनेस एनवायरनमेंट भी अलग से मैंने करवा दिया, इवन एज वेल एज फॉर सीए फाउंडेशन के लिए भी करवा दिया। और की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का एक एरिया है, ये एक बार मैंने करवाया था, फिर से एक बार करवाऊंगा रिसेंटली। तो आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो है इंडियन यूनियन बजट। ये मैंने लेटेस्ट में नहीं कराया था, दिखाई दे रहा है ना सर? इंडियन यूनियन बजट। यस सर। ओके, यस सर। तो ये इंडियन यूनियन बजट बेसिकली ये इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। बेसिकली आप ऐसे बोलो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इन सिंपल कहा जाए तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये इंडियन इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडियन यूनियन बजट क्या है, किस लिए हमें बजट का ज़रूरत है? सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मानो कि घर पे जो घर चलता है, क्या घर चलाने के लिए घर का बजट होता है? प्लीज टेल मी। यस हाँ सर। सर, होता है ना कि घर का जो मंथली है, हाँ, या फिर जब कोई फेस्टिव सीजन आता है तो कितना खर्चा घर पे लोग कर सकते हैं, किसके लिए कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है, बुजुर्ग जो घर में नाना नानी दादा दादी जो भी है उनके लिए कितना खर्चा होगा, हम लोग जो यूथ है उनके लिए कितना खर्चा होगा, क्या बोलते हैं सर? ये सब चीज़ें होता है ना, माँ पापा वो कितना खर्चा करेंगे, हाँ, बच्चे यस लोगों के सर। लिए कितना खर्चा होगा। क्योंकि सभी फैमिलीज के लिए अगर देखो तो एक बजट का एक कॉन्स्टेंट्स है ना सर, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि एकदम सबके पास एकदम भरा पड़ा है और जितना मर्जी खर्चा करो, ऐसा होता है क्या? नो सर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। सो ना, तो जैसे एक फैमिली के लिए नहीं हो सकता, मतलब एकदम अनलिमिटेड पैसा अनलिमिटेड रिसोर्सेस, वैसा ही एक कंट्री के लिए भी ऐसा होना उतना आसान नहीं होता, ठीक है। कंट्री के लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि एक फैमिली में फिर भी हम लोग 4 जन 5 जन 10 जन 15 जन तक एक फैमिली चलाते हैं। लेकिन जब बात आता है देश का, तो देश का परिवार बहुत बड़ा होता है सर, क्या बोलते हो? देश का परिवार बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा। बड़ा होता है ना। कितना बड़ा है भारत जैसे देश का परिवार का संख्या, फैमिली मेंबर्स कितना है भारत का, बोलो? 130 करोड़ से ज्यादा है। 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो सोचो, जब इतना बड़ा देश, उसका इतना सारा लोग, ठीक है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग सॉल्यूशंस, तो गवर्नमेंट को कितना पैसा का ज़रूरत हो सकता है। और उस पैसे के बेसिस में गवर्नमेंट क्या करता है, हर साल गवर्नमेंट पैसा जुगाड़ करने में लगे रहते हैं, पैसा जुगाड़ करने में। हाँ सर, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब कहाँ से रेवेन्यू आएगा, सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ये सरकार को सोचना पड़ता है। सरकार का, गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ करना है, गवर्नमेंट को दो चीज़ बहुत क्लियरली देखना पड़ता है सर, ठीक है। एक, गवर्नमेंट का अर्निंग कहाँ से होगा, या गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स, ठीक है, रेवेन्यू मतलब अर्निंग। और एक तरफ गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है रेवेन्यू आएगा कहाँ से, ये जैसा सोचना पड़ता है गवर्नमेंट को। और एक चीज़ भी सोचना पड़ता है सर, रेवेन्यू तो ऐसे ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को थोड़ी ना कोई पर्सनल फैमिली चलाते हैं। हाँ सर, गवर्नमेंट का काम क्या किसी पर्सनल फैमिली को चलाना या देश को चलाना? सर देश को चलाना। देश को चलाना। तो 135-40 करोड़ का पॉपुलेशन, इतना जनसंख्या, इतना परिवार में लोग, हाँ,
इतना विशाल हमारा देश, हाँ इतना विशाल हमारा देश। तो इस देश को खाना खिलाने के लिए, इस देश को डिफेंस में, मतलब देश को सुरक्षा देने के लिए डिफेंस में, हाँ इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस डेवलपमेंट करवाने के लिए कितना खर्चा हो सकता है, जस्ट इमेजिन। तो ये खर्चा गवर्नमेंट को बजट बना के करना पड़ता है सर। हाँ सर, गवर्नमेंट को बजट बना के करना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ करेगा, ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि भाई पहले हम लोग गवर्नमेंट क्या देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने क्या बताया, घर में जब कोई फेस्टिव होता है, कोई अनुष्ठान होता है, ठीक है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें लिए घर पे सबसे पहले क्या देखते हैं, खर्चा कितना होगा। उसके हिसाब से गवर्नमेंट, मतलब फैमिली क्या सोचता है, अर्निंग कहाँ से आएगा। कुछ सेविंग्स होते हैं, कुछ लोन लेना पड़ता है, हाँ सर, कुछ किसी रिलेटिव से उधार लेना पड़ता है, फिर समय के साथ उसको चुकता करना पड़ता है। ऐसा ही होता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक यस फैमिली के हिसाब से, हाँ, तो जैसे फैमिली सोचते हैं वैसा ही कंट्री को भी सोचना पड़ता है। अगर यूनियन बजट को आपको सिंपल वे में समझा जाए तो यही यूनियन बजट का सबसे बड़ा पैटर्न है सर, सबसे बड़ा मुद्दा ही है, ठीक है, इंडियन यूनियन बजट। वाह, कितना सुंदर जगह बन गया सर, देखो इंडियन यूनियन बजट के ऊपर ही भारत का मैप आ गया। हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया बट हो गया, दिखाई दे रहा है क्या। यस सर। यस सर, चलो इत्तेफाक है, पर बड़ा अच्छा इत्तेफाक है। मैंने उधर ड्रॉ किया, ये इंडियन यूनियन बजट यहाँ पर आके रुक गया। चलो बढ़िया है। अब आगे देखते हैं ये इंडियन यूनियन बजट, इसका कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं सर, ठीक है। ये यूनियन बजट किस लिए है, क्यों है, क्या करते हैं यूनियन बजट के थ्रू से, कब से हो रहा है ये यूनियन बजट, कब से चल रहे हैं ये बजट का सिलसिला। हर साल आता है क्या, बिल्कुल हर साल आता है, ठीक है। एवरी ईयर फरवरी में बजट का जो बजट पेश होता है और फिर अप्रैल से उसको लागू किया जाता है, ठीक है। और क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बजट के अंदर ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सरकारी हिसाब से, कॉन्सोलिडेटेड फंड, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, फाइनेंस बिल, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, कहाँ खर्चा करेगा, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कहाँ से सरकार को इनकम होगा और कहाँ सरकार खर्चा करेगा। जब सरकार, मतलब बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर, अभी आज के डेट में भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है सर अभी का, बताइए। निर्मला, निर्मला सीतारमण। हाँ सर, श्री निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और बातचीत करते हैं। तो वो किस तरह से बातचीत करते हैं उसका फ्लो भी दिया हुआ है, ये सब बात करना पड़ता है, ठीक है। तो किस तरह से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बनाते हैं, कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, कहाँ से कैपिटल कलेक्ट करेगा, कहाँ कहाँ खर्चा करेगा, मेनली वही बात है सर, ठीक है। तो इसी मुद्दे पे आज का क्लास है। इसमें आप देख सकते हो कैपिटल बजट, उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, मतलब इतना सारा चीज़ देखने के बाद सरकार को डेफिसिट हो जाता है। डेफिसिट मतलब घाटा, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो वो घाटा जो है उसको सरकार कैसे मैनेज करते हैं, घाटा कैसे हो जाता है सर। सर सिंपल बात होता है, जब आमदनी 98 हो और खर्चा, बोलो, रुपया। आमदनी रुपया हो तब घाटा होता है। वही बात है, सिंपल वे में वही बात है। आमदनी जब 98 हो और खर्चा जब रुपया हो तो घाटा हो जाता है, ठीक है। घाटा इन द सेंस लॉस, या फिर घाटती, हम लोग बंगाली में बोलते हैं घाटती, हिंदी में बोलते हैं घाटा, ठीक है। घाटे पे चल रहा है। तो सरकार, क्या भारत घाटे पे चलता है, हाँ सर, भारत का इकोनॉमी अभी भी घाटे पे है। क्यों, बिकॉज हमारा अर्निंग जितना है उससे ज़्यादा खर्चा है हमारा। सर क्यों, सर भारत अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाया, भारत अभी भी अपना प्रोडक्ट खुद बना नहीं पाता, भारत अभी भी मैक्सिमम प्रोडक्ट, महंगा प्रोडक्ट बाहर से परचेज करके लाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कंपेरेटिवली एक्सपोर्ट हमारा कम है। ये सब डेटा मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी बताते वक्त भी बताया था। जब मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू दिया था उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों के साथ इसका चर्चा किया था। सो पॉइंट इज़ दैट ये फिजिकल डेफिसिट क्या है, ठीक है, इसको कैसे गवर्नमेंट मैनेज करते हैं, ठीक है, और क्या क्या फिजिकल डिफिसिट्स में कंपोनेंट्स आता है, ठीक है, क्या किस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है, एक्चुअल क्या होता है, बजटेड क्या होता है, रिवाइज क्या होता है, यही सब चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। यही है नॉर्मली यूनियन बजट। तो सर हो गया क्या, अरे नहीं हुआ कहाँ, मैं तो बस आपको बताया कि क्या क्या जानना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक मेनली इसमें इम्पॉर्टेंट है।
अब थोड़ा इसका कहानी स्टार्ट करेंगे सर। कहानी जानना ज़रूरी है। हर वर्ड के पीछे, हर सेंटेंस के पीछे कहानी छुपा होता है, तो हमें वो कहानी ढूंढना है सर। ठीक है, स्टोरी बिहाइंड एवरीथिंग। तो अगर आप कहानी ढूंढ लोगे तो आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाता है। तो चलो आपको मैं इंडियन यूनियन बजट की कहानी बताता हूँ। ठीक है, ये नोट्स मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। ये इंडियन यूनियन बजट की कहानी है। ऐसे कहानी इंस्टीट्यूट के मैड में भी है, बट मैंने थोड़ा और डिटेल्स कहानी के लिए थोड़ा सा इसको लिया। विकिपीडिया सोर्स को मैं अभी यूज़ करूँगा आपके साथ। अपडेशन मिल जाएगा, जनरल नॉलेज भी आपको हो जाएगा सर। जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज भी है, तो जनरल नॉलेज भी आप लोगों का अपडेशन हो जाएगा, और यहाँ पर हमें लेटेस्ट अपडेशन मिल जाता है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ शालिनी, बता मुझे। यस सर। ओके, तो देखो सर क्या बताते हैं सर। यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारत का यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सर कहाँ बोला गया है? सर अगेन आप लोग लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो या पढ़ोगे, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट मंडे को आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का फिर से रिवाइज क्लास दूंगा सर, जिन लोगों का नहीं हुआ पहले उन लोगों के लिए। सो यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो referred to as the annual financial statement in article 112 of constitution of India। तो भारत के संविधान में इंडियन यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से भी बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 112 के हिसाब से। तो आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन यूनियन बजट का दूसरा नाम दिया है। इज द एनुअल बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है ना, गणतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो भारत गणराज्य भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पर पब्लिक ही सर्वे सर्वा है, और मंत्री राष्ट्रपति ये पब्लिक का ही सर्वेंट की तरह काम करते हैं सर। सर क्या वास्तव में ही सही होता है? सर वास्तव छोड़ो, नियम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एनुअल बजट जो पेश होता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से होता है। द गवर्नमेंट प्रेजेंट इट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी। गवर्नमेंट इसको फेब्रुवरी के फर्स्ट दिन में प्रेजेंट करते हैं, सो दैट इट कुड बी मेटेरियलाइज्ड बिफोर बिगिनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। हर साल न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल को। कब स्टार्ट होता है? अप्रैल को। हर साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल को। जैसे मानो कि अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि एक कौन, हाँ वेरी गुड सर, 1 अप्रैल में स्टार्ट होगा। जैसे आज कौन सा डेट चल रहा है? 25 मार्च है ना, 25 मार्च Yes, चल रहा है। तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग न्यू ईयर देखने वाले हैं। वेरी गुड सर, न्यू फाइनेंशियल ईयर देखने वाले हैं, 4-5 दिन बाद ही देखने को मिल जाएगा। सो फरवरी में बजट आएगा और फिर अप्रैल से उस बजट को मेटेरियलाइज मतलब अप्लाई करने का काम चालू हो जाता है। जो भी फरवरी में हम लोग बजट निकालते हैं, जैसे रिसेंटली 2022 का 2022 का एनुअल बजट आया सर, किसने पेश किया? निर्मला सीतारमन जी ने, है ना। 1 अप्रैल को ये चालू हो जाएगा 22-23 के लिए। तो वही बात यहाँ पर भी कहा, द बजट until 2016 it was presented on the last working day of February। मतलब इससे पहले क्या होता था, फरवरी के लास्ट डे में इसको लाया जाता था, मतलब प्रेजेंट किया जाता था 2016 तक। याद रखिए सर। हाँ, जब हम लोग मतलब स्कूल कॉलेज नहीं, ये हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं 2016 के आसपास में, कि तब फरवरी के एंड भी होता था। देखते थे हम लोग, टीवी में भी देखते थे, खबर भी रखते थे। तो 2016 तक क्या कॉन्सेप्ट था, फरवरी के एंड पे आता था। बट अभी क्या हो गया, फरवरी के फर्स्ट डे पे आता है। समझ में आया सर? मतलब पहले 28 या 29 फरवरी में होता था, अभी 1 फरवरी को होता है। फर्क समझ में आ गया सर? 1 महीना पहले। यस सर। ठीक है, अच्छा भाई, फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट कौन कौन इसको बताते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं कंट्री का, वही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बजट डिवीजन कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब पूरा भारत का इकोनॉमिक मैटर को देखने का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा का पूरा जिम्मेदारी होते हैं, इख्तियार होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पूरा भारत में
पूरा भारत में किस तरह से ये बजट एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू से बताते हैं. इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द नोडल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द बजट. इट इज प्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंस बिल. जो भी ये आता है फाइनेंस बिल के थ्रू से आता है, जो भी न्यू अप्रोप्रिएशन होता है जो लोकसभा में पास होना पड़ता है, ठीक है, बिफोर इट कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल. मतलब जो भी आप निकालोगे न्यू जो भी अमेंडमेंट लाओगे पहले उसका बिल पास कराओ, ठीक है. जैसे रिसेंटली एक न्यू बिल आ रहा है सर, CA को मार्च करके, ठीक है, एक मतलब मार्च करके मतलब उनका कॉन्सेप्ट को यूज करके CA इंस्टीट्यूट जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन भारत में जैसे IIT IIM है ऐसा ही एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट बनाया जाएगा सर. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट मतलब एक और एक पिलर बनेगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरीज को कम्पीट करेगा. और मज़ा आएगा सर, ठीक है. और उसको और ग्लोबल वे में बनाएगा, बनाने का बात. इसीलिए एक बिल भी आया है, आप स्टेटस देखना, मैंने स्टेटस भी लगाया व्हाट्सएप में. So it is presented by means of finance bill, and appropriation bill has been passed by Lok Sabha before it came into effect on 1st April. The start of India's financial year. भारत का financial year start होता है. And अच्छा बीच में interim budget भी आता है. And interim budget is not the same as vote on account. सर vote on account क्या होता है? Vote on account deals with the expenditure side of government budget. गवर्नमेंट बजट का एक एक्सपेंडिचर साइड होता है जिसमें गवर्नमेंट कहाँ कहाँ क्या खर्चा करेगा उसके बारे में बात करते हैं, जिसको वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है. एंड इंटरिम बजट इज कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स. इंटरिम बजट जो होता है वो सिमिलर टू एनुअल बजट की तरह होता है, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स. बट वोट ऑन अकाउंट जो होते हैं वो सिर्फ खर्चा के बारे में होता है. यही थोड़ा फर्क है वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में. इंटरिम मतलब बीच में आते हैं. एनुअल बजट जैसे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होता है, ईयर के पहले होता है. इंटरिम बजट बीच में आता है. एंड इंटरिम बजट गिव्स द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी सिमिलर टू फुल बजट जैसे कि एनुअल बजट. while the law does not disqualify the union government from introducing tax changes, मतलब इंटरिम बजट में टैक्स वगैरह चेंजेस नहीं होता, ठीक है. while the law does not disqualify the union government from introducing tax changes, normally during an election year successive government have avoided making any major changes in income tax laws during an interim budget, ठीक है. नॉर्मली डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, मतलब आप अगर टैक्स वगैरह में कोई चेंजेस लाना चाहते हो, मानो कि टैक्स में क्या होता है ना, इनकम टैक्स वगैरह में, GST वगैरह में, स्पेशली इनकम टैक्स में अगर बात करें, टैक्स रेट वगैरह में चेंजेस गवर्नमेंट करते हैं, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, कुछ एग्जाम्पशंस को हटा सकते हैं, ठीक है. इस तरह का चेंजेस नॉर्मली कर सकते हैं, इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया. पर फिर भी मान्यता ऐसा है कि नॉर्मली ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर, अगर वोट का ईयर है तो जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगा, ठीक है, वो अगर इंटरिम में आ रहा है एनुअल बजट से, तो फिर उनको कहा जाता है कि भाई ज़्यादा मेजर कोई चेंजेस इनकम टैक्स में ना करें, ठीक है. इंटरिम बजट में ज़्यादा इनकम टैक्स में कोई चेंजेस ना करें, ठीक है. ये एक मान्यता है सर. मतलब सिंपल बात है, मानो कि 2022-23 में, जैसे मानो 2025 में, ठीक है, 24-25 में जब इलेक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, तो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर मानो कि 1 अप्रैल को होगा. और नॉर्मली हमारे देश में वोट जो होता है वो ऐसे ही मई जून ऐसे पीरियड में होता है, मार्च अप्रैल पीरियड में ही होता है. तो मानो कि वोट होगा, इलेक्शन करके न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगा, तो न्यू गवर्नमेंट जब आएगा, मानो कि उससे पहले बजट आ गया हो सकता है. तो अगर बजट आ गया हो और न्यू गवर्नमेंट आने के बाद भी न्यू बजट पेश करते हैं, तो न्यू गवर्नमेंट आएगा तो फिर वो बजट तो ला सकता है बट टैक्स वगैरह में ज़्यादा चेंजेस वो नहीं लाता, कम से कम इंटरिम बजट में, उससे नेक्स्ट ईयर में ला सकता है. सो बेसिकली ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बजट रिलेटेड मैंने आपको बताया. इंटरिम का मतलब समझ में आ गया ना सर? हाँ, जो एनुअल बजट के बीच में आता है, मतलब 2022-23 के बीच में मानो किसी कारण से इंटरिम बजट आ गया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरिम बजट. समझ में आ रहा है? हेलो. यस सर. 1947 से ये बजट का सिलसिला चालू है सर. ये बजट का सिलसिला कब से चालू है? 1947 से. सर 1947 से क्या पहले नहीं होता था? बिल्कुल होता था. 1947 से पहले भी हमारे देश में बजट चलता था, लेकिन तब हम लोग क्या पूरा भारतीय थे? हम लोग तो कुछ नहीं थे. क्यों सर? 47 से पहले भारत का क्या था? भारत, अरे बोलो सर. 47 के पहले का भारत ओरिजिनल भारत नहीं था, ब्रिटिश का कॉलोनी था. तो तब हम लोग ब्रिटिश इंडिया थे. ऐसे अगर देखा जाए, हाँ बोलो सर, कुछ कह रहे हो? नो सर. ओके. ऐसे तो फर्स्ट इंडियन बजट जो ब्रिटिश पीरियड में आया था वो आया था सर मिस्टर जेम्स विल्सन,
जो आप इंस्टीट्यूट के मैट में भी देख पाओगे, मिस्टर जेम्स विल्सन ऑन February 18, 1869 में, आफ्टर इंडियन बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन April 7, 1860 बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बजट इंट्रोड्यूस किया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंपनी, जो बेसिकली पहले भारत में बिजनेस करने आया था और फिर भारत में राज करना चालू कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पूर्वी भारत में आके पूरा भारत को ही कैप्चर कर लिया, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो 1860 में इसको April 7 में लाया था और उसके बाद मिस्टर जेम्स विल्सन ने 1869 में ये बजट को प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम इंडियन पार्लियामेंट में। लेकिन ये ब्रिटिश पीरियड था, लेकिन सर इसके बाद ब्रिटिश पीरियड चला गया, 47 आ गया, ब्रिटिश चला गया, हमारे देश छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो ब्रिटिश जब भारत छोड़ के चला गया, फिर हम भारत अपना बजट पेश करना चालू किया अपने ढंग से। ठीक है, तो जब भारत अपने ढंग से बजट पेश करना चालू किया, उसका टाइमलाइन थोड़ा देख लीजिए, मतलब कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे 47 के बाद से भारत में। सर आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमलाइन जो है, इसमें आपको जनरल नॉलेज भी बिल्ड हो जाएगा। सर मोरारजी देसाई हैज प्रेजेंटेड 10 बजट। सबसे ज्यादा अगर बजट किसी ने हमारे देश में लगातार पेश किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से, मोरारजी देसाई साहब सबसे ज़्यादा 10 बजट्स उन्होंने, हाईएस्ट काउंट है। उसके बाद है पी चिदम्बरम, 9 फाइनेंस बजट उन्होंने रखा है। प्रणब मुखर्जी ने 8 बजट रखा है। इनके अलावा यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चौहान, सी.डी. देशमुख हैव प्रेजेंटेड 7 बजट्स। मनमोहन सिंह एंड टी कृष्णमाचारी 6 बजट्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है सर, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा टाइमलाइन के थ्रू से भी आप ये देख सकते हो। दिखाई दे रहा है रे? यस सर। लुक एट सर, भारत में कौन से फाइनेंस मिनिस्टर कब से, मतलब 1947 से किस तरह से एक के बाद एक बजट पेश किया है। लुक हियर, सबसे पहले आर के शम्मुकन शेट्टी। ठीक है, आर के शन्मुखन शेट्टी, फिर जॉन मथाई, फिर सी.डी. देशमुख, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर टी कृष्णमाचारी, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर मोरारजी देसाई 2 बार, फिर टी कृष्णमाचारी फिर सचिंद्र चौधरी, फिर मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, यशवंत चौहान, सी सुब्रमण्यम, हीरूभाई एम पटेल, चरण सिंह, आर वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी, बीपी सिंह, राजीव गांधी, एन.डी. तिवारी, शंकरराव चौहान, मधु दंतवादे, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, वाई सिन्हा मतलब यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, जेटली, एंड अभी क्या कौन है सर? अभी इससे पहले अरुण जेटली से शाप थे बीजेपी का, और अभी कौन है? निर्मला सीतारामन। ठीक है सर, तो ये टाइम लाइन से आपको पता चल गया कौन भारत का पहला फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसका भी पता चल गया है ना। कौन कितनी बार हमारे देश में फाइनेंस का मतलब बजट पेश किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसका भी आपको एक नॉलेज मिल गया। सबसे ज़्यादा कौन? मोरारजी देसाई, उसके बाद चिदम्बरम, फिर प्रणब मुखर्जी, और बाकी यशवंत सिन्हा, यशवंत चौहान, सी.डी. देशमुख मिल के 7, मनमोहन सिंह और टी कृष्णमाचारी 6 बार, और बाकी सभी कोई एक आध बार करके बजट के अंदर आया है सर। ठीक है, इसमें और एक बात भी है, एक और जनरल नॉलेज भी है इसके अंदर। ड्यूरिंग देशमुख टेनियर, ठीक है, देशमुख के टेनियर में बजट फर्स्ट टाइम भारत में हिंदी में पेश हुआ था। ठीक है, देशमुख मतलब सी.डी. देशमुख। ठीक है, सी.डी. देशमुख मतलब आपका 1957 62 का जो टाइम था, उस टाइम पे कांग्रेस का ही जमाना था सर। ठीक है, तो कांग्रेस का ही जमाना मैक्सिमम रहा है, आप देख सकते हो। ये जितना ब्लू कलर का है ये सब कांग्रेस का है। ठीक है, और एक जो डीप ब्लू में ही ये जनता पार्टी का है, और जो गिरवा में है ये बीजेपी का है, और बाकी जो है ये आदर्श में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा बार कौन किया है। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद से तो कांग्रेस ही ज़्यादातर पूरा देश में संभाला रहा था, मतलब कांग्रेस का मोनोपोली चल रहा था, पूरा ब्लू ही भरा हुआ है। बीच में आपको एक आध बार थोड़ा सा कुछ चेंज दिखेगा, जैसे चरण सिंह का गवर्नमेंट ये जनता पार्टी का था। ठीक है,
बीच में है, 77 80s के दौरान का बात है सर। यस, सही बोला मैंने। और अदर पार्टी ने जब मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा मिली जुली कुछ बने थे, मधु दंतवादे, ठीक है, और दंडवाटे और ये चिदम्बरम, इन्होंने भी अलग पार्टी से था। तब चिदम्बरम एक्चुअली कांग्रेस से नहीं था, बाद में चिदम्बरम कांग्रेस में ज्वाइन हो गया, लेकिन उस टाइम पे वो कांग्रेस से नहीं था, तमिल का कुछ पार्टी था उसमें था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा हिस्ट्री तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम तो फिर 57 से हिंदी में आना चालू हुआ, उससे पहले इंग्लिश में ही होता था। प्री लिबरलाइजेशन मतलब एक्चुअली हमारे देश में जो एलपीजी आया सर 1991 में आया। 1991 में क्या हुआ, जिसको पोस्ट लिबरलाइजेशन भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फॉर सी एस एज वेल एज फॉर सी ए फाउंडेशन, जिसमें आपको लिबरलाइजेशन के बारे में एकदम क्लियरली समझाया जाता है, जिसको एलपीजी के नाम से कहा जाता है। ऐसे आप लोग 11-12 लेवल में एलपीजी के बारे में पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो सर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हाँ शालिनी बोलो। यस सर। है ना? तो बेसिकली ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है क्या? सर कुछ नहीं, सिंपल समझो, ज़्यादा डिटेल्स में जब इस चैप्टर में बात करेंगे तब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये पॉलिसी है एक तरह का। एक्चुअली इससे पहले प्री लिबरलाइजेशन के टाइम पे क्या था कि भारत का इकोनॉमी लिबरल नहीं था, काफ़ी स्ट्रिक्ट था, क्लोज था, ठीक है, क्लोज था, मतलब फॉरेन कंट्री इंडिया में इतना इजीली बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है, फॉरेन कैपिटल इंडिया में इजीली नहीं आ सकता, ठीक है, सिर्फ भारत के इकोनॉमी, भारत के बिजनेस ही चलेगा, भारत में जो बनेगा वही चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि पैसा का फ्लो नहीं हो रहा था, पैसा बन नहीं पा रहा था, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना मुश्किल हो रहा था, कैपिटल का मुश्किल हो रहा था, सरकार करप्ट हो जा रहा था, ठीक है, जिसके पास पावर है मिसयूज कर रहा था, बहुत मुश्किल पैदा हो रहा था। तो 1991, ठीक है, 1991 में जाके गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी लिया और उन्होंने फॉरेन कंट्री का बिजनेस इंडिया में आने के लिए छूट दिया, फॉरेन कंट्री का पैसा हमारे देश में कैपिटल के तौर पे आने के लिए छूट दिया, ताकि हमारे देश में बिजनेस को पैसा मिले, हमारे देश में और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, हमारे देश में और भी न्यू न्यू बिजनेस हो। लेकिन यही बात है कि फॉरेन कंट्री का कंट्रोलिंग भी इसमें, मतलब फॉरेन कंपनी का कंट्रोलिंग भी आ जाएगा, कंट्री का नहीं, कंपनी का, ठीक है। तो जो आज के डेट में चल रहा है सर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में भारत का बहुत बड़े बड़े कंपनी जो है, जैसे कि आप कुछ कंपनीज के नाम जानते हो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे आपका नेस्ले, ठीक है, पेप्सी, कोको कोला, आज के डेट में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे हैं, मतलब खत्म नहीं कर सकते नाम गिना के आपको। फॉरेन ब्रांड में बहुत, मतलब फॉरेन ब्रांड भी है और फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस तभी कर पाया क्योंकि लिबरलाइजेशन पॉलिसी चालू किया गया था, ठीक है। सर अगर लिबरलाइजेशन पॉलिसी चालू ना होता तो, सर चालू ना होता तो इकोनॉमी में ऐसे ही खून बह रहा था, हम लोग जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, इकोनॉमी ब्लीड हो रहा था, पैसा बन नहीं रहा था। पैसा बनाना ज़रूरी है, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि वो पैसा बनाए, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं बना पाओगे तो फिर कंट्री को रन कैसे कराओगे? तो भारत क्लोज होने के कारण भारत का प्रोडक्ट भी बाहर कंट्री में उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता था, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर भारत का बजट का हिसाब दिखाता हूँ। जब 47 में भारत, प्री लिबरलाइजेशन पीरियड मतलब 91 से पहले का बात कर रहा हूँ, जब ब्रिटिश भारत को छोड़ के जा रहा था, इस टाइम का द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय आर के शनमुखम शेट्टी। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट रखा, ठीक है। उस टाइम पे भारत का रेवेन्यू आता था इतना, आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है जो मैं शो कर रहा हूँ? यस सर। दिख रहा है ना? ओके। टोटल रेवेन्यू था कितना, देखो 171 करोड़ का, ठीक है। 47 में भारत के पास रेवेन्यू था 171 करोड़ का, और भारत का खर्चा होता था, टोटल एक्सपेंडिचर होता था 197.29 करोड़ का। क्या हो गया सर? आमदनी 98, खर्चा रुपया। रुपया, ठीक है, उतना भी नहीं, थोड़ा कम, ठीक है। 171 करोड़ कमाते थे, 197 करोड़ खर्चा करते थे, तो फिर बाकी पैसा लोन, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से
कोई ना कोई लोन था, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या प्रॉब्लम था, और ऊपर से डिफेंस में कितना खर्चा होता था उस टाइम पे, 171 करोड़ का अर्निंग में से डिफेंस में खर्चा हो जाता था 92 करोड़, मतलब आधा, आधा से भी ज्यादा। हाँ सर, 180 का आधा होता है 90, मतलब टोटल खर्चा का, डिफेंस का खर्चा मतलब देश को एनिमी से बचाने का खर्चा आज भी है, आज भी है। यही तो भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। एक तरफ चाइना, ऊपर से इधर देखो, ये चाइना ये वाला कान खा के रखा है, पाकिस्तान ये वाला कान खा के रखा है, ठीक है, पीओके हड़प के रखा है। एक तो जब आज़ादी मिला तो देश को तोड़ के ही मिला। ये पाकिस्तान बोल के कोई कंट्री जिंदगी में कभी नहीं था, ये भारत है, ये इंदास वैली है। इंदास वैली में पाकिस्तान क्या कर रहा है, मेरे को बहुत चिढ़ है सर। हाँ, भारत को टुकड़े कर दिया आप, जात पात के नाम पे। इधर से एक टुकड़ा निकल गया, इधर से एक टुकड़ा निकल गया। भारत का आज़ादी आया पर देश को टुकड़ा करके आया, मतलब आपका हाथ पैर तोड़ के आपको आज़ाद करे, कैसा लगेगा सर? बोलो, आपको मानो कि कोई, बहुत खराब। बहुत खराब ना, बहुत खराब सर। मानो कोई आपको बांध के रखा, काम करवाया, फिर आपको बोला चलो छोड़ देंगे, बट आपका हाथ और पैर काट के आपको छोड़ा। ऐसा हालत है ना, ये जो पाकिस्तान बना है ये हमारा एक हाथ है, ठीक है। और ये बांग्लादेश, ये हमारा एक शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अंग है। ये दोनों अंग को काट के ऊपर से एक एक तरफ तो दोनों हाथ पैर, एक हाथ काट लिया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स काट लिया, ऊपर से पाकिस्तान ये वाला पार्ट हड़प के रखा है। मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जख्म दे के रखे हो, मेरा चीज है मेरे से छीन के जख्म दे के रखे हो, ठीक है। यहाँ पर चीन मेरा चीज है, मेरा ये वाला कान खा के रखा है, हड़प के रखा है ऑलरेडी, और हड़पना चाहता है। ये वाला कश्मीर का हिस्सा भारत में है, ठीक है। अभी ऐसा देखा जाए तो आधा कश्मीर भारत में है, आधा कश्मीर भारत में नहीं है। ऊपर से यहाँ पर अरुणाचल में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करता है, कौन? चाइना। तो एक तरफ चाइना का प्रॉब्लम, दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रॉब्लम, इनके साथ मिला हुआ और भी कुछ कंट्रीज है, तुर्की वर्की, ठीक है, ये तुर्की है ना, ठीक है। ये लोग मिलजुल के भारत को, हाँ सर नहीं, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अभी आया, यस सर। अभी आया ना? कौन आवाज कर रहा है पीछे से इतना? सर भाई है। भाई है तुम्हारे साथ जानबूझ के आवाज करता है ना वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक सेकंड, अच्छा स्क्रीन शेयर है? शालिनी बोलो, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, कहाँ तक सुने थे बोलो? सर चाइना। चाइना पाकिस्तान ये सब ना। हाँ, मैं आपको बेसिकली यही बोल रहा था कि हमारा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे डिफेंस में खर्चा होता है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 171 करोड़ का इनकम था 47 में, उसमें से 197 करोड़ खर्चा था हमारा, ऊपर से 92 करोड़ डिफेंस का खर्चा था, ठीक है, एक्सपेंडिचर था। तो एक कंट्री को कितना बजट बना के चलना पड़ता है, तो फिर डेफिसिट कितना हो जाता है, 25 करोड़ का डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटा है। अब ये घाटा कहाँ से फुलफिल करेगा, कमाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। अभी भी भारत घाटा का इकोनॉमी है, अभी भी भारत घाटे में चलता है। इसका मेन रीज़न ऐसा है कि आजकल भारत जो भी चीज़ें बनाते हैं वो सस्ता वाला चीज़ है, अभी भी भारत में वो चीज़ नहीं है जो भारत का एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। तो यूनियन बजट फिजिकल ईयर, उसके बाद 59 से 61, 63, 64, इंक्लूसिव द इंटरिम बजट 62, 63, ये सब मोरारजी देसाई ने प्रेजेंट किया। फिर 29 फरवरी को तो 1964 से 68 में ही बिकेम द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। मोरारजी देसाई अपने जन्मदिन में बर्थडे मतलब यूनियन बजट पेश किया था।
Desai presented budgets that inclusive 5 annual budgets and in the interim budget during his first term and 3 final budget and 1 interim budget in his second tenure, when he was both the finance minister and the deputy prime minister. मतलब finance minister भी थे और prime minister की deputy भी थे. कौन? मोरारजी देसाई. After Desai's resignation, देसाई ने रिजाइन कर दिया था. इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर भी थे और साथ में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिया था. इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट भी लिया था इंडिया में. फर्स्ट टाइम कोई वुमेन भारत का फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोस्ट संभाला था. ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज भी बिल्ड हो रहा है सर. फिर आया हीरोभाई एम पटेल, प्रेजेंटेड द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच इन द इंटरिम बजट ऑफ 1977. ठीक है, जिसमें सिर्फ हार्डली 800 शब्द यूज करके हुआ था. उसके बाद प्रणब मुखर्जी, द फर्स्ट राज्यसभा मेंबर, ठीक है, राज्यसभा का मेंबर जो टू होल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेड द एनुअल बजट 82, 83, 83, 84, 84, 85. फिर राजीव गांधी 87, 89, आफ्टर वीपी सिंह quit his government and in the process become the third prime minister to present a budget after the N.D. Tiwari presented the budget for 89, 88. S.B. Chavan in 89, 90 while Madhu Dantwade presented the union budget for 1991. उसके बाद LPG का टाइम आया, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का. भारत का इकोनॉमी को दुनिया के सामने ओपन कर दिया गया. दुनिया का पैसा भारत में आने लगा. बाहर का कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आया, बिकॉज भारत के पास कोई उपाय और नहीं था. इंडियन इकोनॉमी क्लोज होके बहुत खराब हालत में चला गया था. फॉरेन कंपनी आया तो भारत में जॉब क्रिएट हुआ, पैसा आया, कैपिटल आया. ठीक है, गवर्नमेंट को भी पैसा मिला, टैक्स मिला, भारत का इनकम नहीं बढ़ रहा था. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्ट्री पे इंटरिम बजट 91-92 आया. एज इलेक्शन वेयर फोर्स्ड ड्यू टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अर्ली इलेक्शन वेयर हेल्ड इन May 1991. फॉलोइंग विच द इंडियन नेशनल कांग्रेस returned the political power and Manmohan Singh, the finance minister, presented the budget on 91-92. ठीक है, कांग्रेस फिर से देश में सरकार बनाया और बजट बनाया 91-92 में मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्ट्री पे. इसके बाद जो सिचुएशन हुआ वो है पोस्ट लिबरलाइजेशन सिचुएशंस. पोस्ट लिबरलाइजेशन सिचुएशंस. पोस्ट लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? लिबरलाइजेशन मतलब मैं आपको क्या बोला, 91-91 से पहले भारत का इकोनॉमी क्लोज था, अब भारत का इकोनॉमी ओपन हो गया. मनमोहन सिंह तब फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर थे, पी.वी. नरसिम्हा राव. ठीक है, इन दिस नेक्स्ट एनुअल बजट 92-93 ओपन द इकोनॉमी को ओपन कर दिया. एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चालू होगा, और हो भी क्या. रिड्यूस्ड पीक इंपोर्ट ड्यूटी. बाहर का प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा इंपोर्ट का मतलब क्या सर? जब चीज़ हम लोग बाहर से मंगवाते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं ना, फॉरेन कंट्री से. हाँ शालिनी, समझ में आ रहा है? यस सर. सर इंपोर्ट ड्यूटी सर 300+% था. मतलब अगर आप कोई 100 का प्रोडक्ट मंगवाते तो उसका दाम क्या हो जाएगा? 300% टैक्स लगा के. अगर कोई फॉरेन का 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट मंगवाते उस पर 300% टैक्स लगा के वो प्रोडक्ट इंडिया में आता. मतलब 100 का चीज़ 400 में. समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या था कि फॉरेन प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ सकता. लेकिन अगर आपको इकोनॉमी को ओपन करना है और फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट इंडिया में अगर आपको एंटर करवाना है, क्योंकि फॉरेन कंट्री इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो फिर इकोनॉमी को अगर ओपन करना है तो अगर आप 300% इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखोगे, ये सब पढ़ोगे सर जब आप लोग इंटरमीडिएट पढ़ोगे ना, इंटरमीडिएट में आप लोगों को कस्टम ड्यूटी वगैरह समझाया जाएगा, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, तब आपको ये सब चीज़ और समझाएंगे. लेकिन इतना मुझे बता दो आप कि अगर किसी चीज़ पे 300% टैक्स लगेगा तो क्या आपको वो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो देश के अंदर? मतलब बेसिकली क्या बिजनेस बनेगा फॉरेन कंट्री के साथ? नो सर. नो सर. तो उसको पूरा का पूरा काट के 50% में ला दिया. 300+% ऑफ टैक्स को 50% टैक्स में ला दिया. आफ्टर इलेक्शन इन 1996 अ नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री अज्यूम्ड ऑफिस. मतलब कांग्रेस ने सरकार, मतलब बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफिस नहीं संभाल पा रहा था. और फिर फाइनेंस बजट आया, मतलब बेसिकली मिलीजुली सरकार था. फिर फाइनेंस बजट फॉर 96-97 जिसको पी चिदम्बरम ने संभाला. जब पी चिदम्बरम तमिल मानिला कांग्रेस का होते थे, मेंबर होते थे, कांग्रेस का नहीं. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हुआ.
मतलब संविधान चलाने मुश्किल हो रहा था, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रहा था प्रॉपरली, इंस्टेबिलिटी नहीं था। वो बहुत ही भयंकर दौर था 96 से 99 का टाइम। इंदर कुमार गुजराल मिनिस्ट्री वाज ऑन इट्स वे आउट, सरकार गिर गया। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट वाज कन्वेंट जस्ट टू पास चिदम्बरम 97 मतलब सिर्फ कैसे भी करके बजट पेश किया गया। बजट वाज पास्ड विदाउट अ डिबेट आफ्टर जनरल इलेक्शन इन 1998। फिर 98 में फिर से इलेक्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फर्स्ट टाइम, बीजेपी लीड पार्टी, मतलब बीजेपी अकेला नहीं, बीजेपी लीडिंग करके सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। यशवंत सिन्हा को फाइनेंस मिनिस्टर का काम मिला। प्रेजेंटेड द इंटरिम एंड फाइनल बजट 899। आफ्टर जनरल इलेक्शन इन 99, सिन्हा अगेन बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रेजेंटेड फॉर 4 एनुअल बजट। फिर यशवंत सिन्हा ने 99, 2000, 2002, 2003 and due to election in May 2004 an interim budget was presented by जसवंत सिंह। ठीक है, तो जसवंत सिन्हा से जसवंत सिंह पे ये शिफ्ट हुआ। इस तरह से यूनियन बजट फिर नेक्स्ट आया 2012-13 में। 12-13 का यूनियन बजट प्रणब मुखर्जी ने पेश किया 16 मार्च 2012 को, विच वॉज 7th बजट ऑफ हिज करियर। ठीक है, इसके बाद प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बन गया है बना। ठीक है, दिस बजटरी प्रोपोजल वुड बी एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 12 टू 31 13। उसके बाद बजट ऑफ इंडिया 2013-14, जब पी चिदम्बरम ही भारत का फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस के लीडिंग में, मतलब बेसिकली आईएनसी, कांग्रेस एंड कांग्रेस रिलेटेड पार्टीज। फिर कांग्रेस का जमाना खत्म हो रहा था। फिर इंडियन यूनियन बजट आया 14-15 में। अब ये 14-15 से क्या हुआ, भारत में बीजेपी का सरकार आया, नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट और अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर। 2014 से 19 पूरा का पूरा अरुण जेटली ने ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाले। उसके बाद इंटरिम यूनियन बजट 19-20 पीयूष गोयल ने संभाला और फिर 19 से 2021 तक अभी तक निर्मला सीतारमण जी ही बजट को संभाल रहे हैं। तो ये है भारत का बजट संभालने का इतिहास। हाँ सर, इतिहास नहीं, जनरल नॉलेज है। हाँ, भारत देश का फाइनेंशियल भविष्य, इकोनॉमी का भविष्य है सर। ठीक है, किस तरह से हमारा देश का भविष्य एक से बढ़कर एक हाथ में शिफ्ट हुआ। बजट अनाउंसमेंट करने का क्या ट्रेडिशन है थोड़ा देख लो सर। अंटिल ईयर 1999 यूनियन बजट वाज अनाउंस्ड एट 5 PM ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ ऑफ February। दिस प्रैक्टिस वाज इनहेरिटेड फ्रॉम कॉलोनियल एरा। एक्चुअली ये ब्रिटिश भी करते थे। एक्चुअल एजेंडा बिहाइंड दिस ट्रेडिशन वाज दैट इट गिव्स ब्रिटिशर्स द टाइम of 11:30 AM, a relaxed time at their location. This clearly shows their colonial era mindset they had left on Indian politicians. ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हो गया, मतलब बजट पेश करता था शाम को 5 बजे। ठीक है, ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ February। इसके क्या होता था, एक्चुअल एजेंडा बिहाइंड दिस ट्रेडिशन वाज दैट इट गिव्स ब्रिटिशर्स द टाइम ऑफ 11:30 AM को। ठीक है, रिलैक्स टाइम। ठीक है, एक्चुअली 11:30 बजे ब्रिटिश रिलैक्स करते हैं। हमारे देश में सुबह को लोग काम करते हैं, वो लोग उनके रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो वही चीज हमारे देश में भी 99 तक चलता था। ठीक है, another reason was that until 1990s all that budget seems to do was to raise taxes। इससे पहले सिर्फ टैक्स बढ़ाने का बात होता था। A presentation in the evening gave producers and the tax collecting agencies the right night to work out to change in prices। It was यशवंत सिन्हा। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको चेंज किसने किया, यशवंत सिन्हा ने। बेसिकली बीजेपी लेड इंडिया गवर्नमेंट ने इस पूरा पैटर्न को चेंज किया अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, हु चेंज द रूल रिचुअल बाय अनाउंसिंग 1990 यूनियन बजट एट 11 AM। उन्होंने बजट को सुबह 11 बजे पेश करने का काम किया, बिकॉज वही भारत का काम करने का एक्चुअल टाइम है। ठीक है, और ये ट्रेडिशन 2001 से स्टार्ट हुआ। उससे पहले शाम को 5 बजे बजट का होता था, बिकॉज वो ब्रिटिश प्रैक्टिस था, बिकॉज ब्रिटिश 11 बजे रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। Date of budget announcement also again in 2016, departing from the colonial era tradition of presenting the union budget on the last working day of February, Minister of Finance Arun Jaitley in the India government of Narendra Modi, that is led by Bharatiya Janata Party, that it would now be presented on 1st February। 28 February को 1st February ट्रांसफर किया गया, and additionally रेल बजट presented separately for 92 years merged with union budget। पहले से रेल बजट अलग से आता था, समझ रहे सर। पहले यूनियन बजट के साथ साथ रेल बजट अलग से आता था, साथ साथ नहीं आता था। 92 इयर्स यही ट्रेडिशन था, रेल के लिए अलग बजट निकलेगा। बट सर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि रेल के लिए कोई अलग बजट नहीं, वही यूनियन बजट के अंदर ही रेल बजट को रखा गया। ठीक है, मतलब अलग डे नहीं, उसी बजट के अंदर ही रेल बजट को भी
रखा जाएगा, मतलब रेल को लेके अलग से पॉलिटिक्स करने का जगह को बंद कर दिया गया। और बजट आने से पहले एक हलवा सेरेमनी होता था सर। हलवा सेरेमनी मतलब हलवा खाते हैं ना हम लोग सर, हेलो, हलवा पसंद करते हो? यस सर। बस वही यस हलवा। सर। जैसे हम लोग कोई भी नया काम करने से पहले मुंह मीठा करते हैं ना सर, यही सिस्टम यस सर। यही सिस्टम इंडियन इकोनॉमी में भी यूनियन बजट के पहले भी होता था। तो एक्चुअली जो भी ऑफिशियल्स हैं सबको हलवा बांटा जाता था, लेकिन 2022 में कोरोना के बाद ये ट्रेडिशन को थोड़ा सा रोका गया। अभी पता नहीं आगे क्या चलेगा नहीं चलेगा, बट ये हलवा सेरेमनी पार्लियामेंट में हलवा सेरेमनी या हलवा स्वीट डिश के हिसाब से चलता था। ठीक है, फिर आया सर अभी रिसेंट जो सिचुएशन हुआ, इससे पहले ब्रीफ केस के थ्रू से बजट पेश होता था। आई होप आपको दिख रहा है, ये ब्रीफ केस सिस्टम से प्रणब मुखर्जी बजट पेश करते थे। बट अभी न्यू पैटर्न में ऐसे ब्रीफ केस सिस्टम नहीं है। अब न्यू पैटर्न में निर्मला सीतारमन जी वही खाता सिस्टम लाया। ठीक है, अकाउंट्स बुक्स लाते थे एक लाल कपड़ा में मोड़ के, बिकॉज इंडियन सिस्टम में वो ब्रीफ केस सिस्टम इंडिया का सिस्टम नहीं है, वो फॉरेन सिस्टम है। इंडिया में तो हम लोग लाल कपड़ा से मोड़ के अकाउंट्स का खिताब से ही हम लोगों का हिसाब किताब होता है, यही भारत का ट्रेडिशन था। लेकिन इस बार और बदलाव आया, हम लोग वही खाता को डिजिटल कर दिए। ठीक है, और हम लोग अभी डिजिटल मिशन के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो एम्बिशन है डिजिटल इंडिया, लेटेस्ट जो 2022 का बजट हुआ हम लोग उसको डिजिटली पेश किए। ठीक है, मतलब पेपरलेस बजट फर्स्ट टाइम इंडिया में आया सर। ठीक है, तो ये है बजट का इतिहास। कैसा लगा बोलो? सर अच्छा था ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको यहाँ पर बोला ये सारा का सारा चीज़ आपको ICSI के मटेरियल के अंदर भी मिल जाएगा। बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो चलो अभी थोड़ा सा आपको बताते हैं कि बजट के अंदर क्या क्या मैटर हमें बेसिकली देखना पड़ता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला कि इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है आर्टिकल 112 के हिसाब से। कॉन्सोलिडेटेड फंड मतलब मिला जुला के हर तरह का फंड इसके अंदर होगा। कॉन्सोलिडेटेड फंड मतलब this is most important for all government funds, all revenue raised by government, money borrowed, received from loans given by government flow into the consolidated fund of India. All government expenditure is made from this fund except for exceptional items made on contingency fund or the public account. Importantly, no money can be withdrawn from this fund without the parliament's approval. कंटिजेंसी फंड मतलब जो अर्जेंसी में काम आता है। ठीक है, जो फ्यूचर में होता है। कंटिजेंट मतलब पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अगर कोई कंटिजेंसी फंड उठाना चाहता है तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना कंटिजेंसी फंड यूज नहीं हो सकता। बाकी नॉर्मल फंड यूज हो सकता है नॉर्मल अप्रूवल से ही। ग्रांट किसी को अगर देता है नहीं देता है, डिमांड फॉर ग्रांट इज द फॉर्म इन विच एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इंक्लूडेड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन द लोकसभा as submitted in pursuance of Article 113 of Constitution. Demand for grants includes provision with respect to revenue expenditure, capital expenditure, grant to state, union territory, मतलब grant मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से सबको ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, ग्रांट समझते हो ना, बेसिकली पैसा दिया जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, कभी कभी ग्रांट के साथ साथ लोन भी दिया जाता है। ग्रांट में आप, ग्रांट इज नॉट अ लोन, ग्रांट मतलब एक तरह का अनुदान बोला जाता है इसको। ठीक है, ग्रांट मतलब दान भी नहीं बोलते, इसको अनुदान बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट टुगेदर विथ लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस लोन भी देते हैं। जनरली वन डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी को मिलता है। हाउएवर फॉर लार्ज मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स मोर देन वन डिमांड इज प्रेजेंटेड। इस तरह से भारत देश में डिमांड ऑफ ग्रांट्स का भी कॉन्सेप्ट बजट के अंदर, कितना ग्रांट कौन से स्टेट को मिलेगा, कौन सी यूनियन टेरिटरी को मिलेगा, कितना लोन दिया जाएगा, कितना एडवांस दिया जाएगा, ये सभी चीज़ बोला जाता है। Appropriation of bill gives the power to government to withdraw funds from consolidated fund of India for meeting the expenditure during financial year। मतलब खर्चा करने के लिए आपको बिल रेज करके, एप्रोप्रिएशन बिल रेज करके आपको खर्चा करना होगा। Post the discussion on budget proposals of the voting on demand for grants, the government introduces the appropriation bill in Lok Sabha. It is intended to give authority to the government to withdraw from the consolidated fund. जो consolidated fund बनाया जाता है वहां से विड्रॉल करके आप खर्चा कर सकते हो, इसका वोट होता है और उस वोट के हिसाब से ही आप खर्चा कर सकते हो। फिर आता है फाइनेंस बिल का कॉन्सेप्ट। फाइनेंस बिल क्या है सर? फाइनेंस बिल इज ऑल्सो ए मनी बिल, is as money bill as defined in Article 110 of the Constitution. The proposal of the government for levy of new taxes, modification of the existing tax structure, or continuance of existing tax structure beyond the period approved by the parliament, ये सब सबमिट किया जाता है पार्लियामेंट में थ्रू बिल के द्वारा। ठीक है, इसको फाइनेंस बिल कहा जाता है।
एंड फाइनेंस बिल इज अकम्पनीड बाय ए मेमोरेंडम, जिसमें मेमोरेंडम होता है जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है प्रीवियस बिल, प्रीवियस का साल का. The finance bill can be introduced only in Lok Sabha. However, the Rajya Sabha can recommend amendment in the bill. ये सिर्फ फाइनेंस बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़े तो राज्यसभा इसको अमेंडमेंट करने का बात जरूर कर सकते हैं. द बिल हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन. पार्लियामेंट को 75 दिन के अंदर इसको पास कराना पड़ेगा कि भाई टैक्स में क्या चेंजेस लाना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है. ठीक है, ये सब बात करते हैं. कंटीजेंसी फंड के बारे में मैंने आपको बोला. एज द नेम सजेस्ट, एनी अर्जेंट और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, जो हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में कहाँ खर्चा होगा, क्या खर्चा होगा, ठीक है, वो खर्चा इस फंड के अंदर होता है. रुपीज 500 करोड़ फंड इज द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो कितना 500 करोड़ कम से कम खर्चा तो वो कर ही सकता है. एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर्स सब्सिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट एंड द अमाउंट विथड्रॉन इट्स रिटर्न टू द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होता है बाद में आप उसको इसी फंड में वापस रिटर्न कर दो. एक पब्लिक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट होता है. पब्लिक अकाउंट क्या होता है? द फंड इज टू अकाउंट फॉर फ्लोज फॉर दोज ट्रांजैक्शंस वेयर द गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज ए बैंकर. सरकार सिर्फ बैंकर का काम करते हैं. फॉर इंस्टेंसेस प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स एंड सो ऑन. ये जो फंड है, दिस फंड्स डू नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट. ये जो फंड है ये एक्चुअली गवर्नमेंट पे डू नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता. They have to be paid back at the some time of their rightful owners. Because of this nature of the fund, expenditure from it are not required to be approved by the parliament. Approval parliament का जरूरत नहीं होता. किससे? कौन से फंड के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल जरूरत नहीं होता? पब्लिक अकाउंट के से जो खर्चा किया जाता है. ठीक है. For each of these funds, the government has to present a statement of receipts and expenditure. इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रेजेंट करता है? Receipts and expenditure प्रेजेंट करते हैं. It is important to note that all money flowing into these funds, इस funds में जो भी फंड का फ्लो होता है is called receipts, और जो भी खर्चा होता है वो expenditure. The funds received and not revenue. इसको revenue नहीं कहा जाता, receive कहा जाता है. And revenue in budget context has specific meaning. ठीक है, बजट कंटेक्स्ट में revenue मतलब सरकार का अर्निंग का एरिया. इस तरह से constitutions requires that the budget has to distinguish between receipts and expenditures or revenue account from and other expenditures. So all receipts in say consolidated fund are split into revenue budget और revenue account and capital budget in capital account. तो अगर revenue budget है तो revenue account में आएगा, capital budget है तो capital account में आएगा, which includes non-revenue receipts and expenditure. For understanding this budget's revenue and capital, it is important to understand revenue receipts, revenue expenditure, capital receipt, capital expenditure. सर आगे आगे मैं आपको revenue receipt, revenue expenditure, capital receipt, capital expenditure यही सब बात थोड़ा सा करूँगा. बहुत ही important point है. आगे देखो सर ध्यान से. सर व्हाट इज रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट इन जनरल डू नॉट एंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट्स आर इंक्लूडेड अंडर द रेवेन्यू अकाउंट. जो एसेट सेल करके या एसेट सेल या परचेज करने का बात नहीं है. ऑल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर दैट इन जनरल डू नॉट एंटेल सेल और सर्टेन एसेट्स आर इंक्लूडेड अंडर द रेवेन्यू अकाउंट. ऑन द रिसीप्ट साइड टैक्सेस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू रिसीप्ट. On the expenditure side, anything that does not result in creation of asset, जो खर्चा एसेट क्रिएट नहीं करता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. से फॉर एग्जांपल आप लोग अकाउंटेंसी में करते होंगे सर. अगर जैसे मानो कि आपका ग्रोसरी का दुकान है, आप ग्रोसरी परचेज किए, खर्चा किए, तो क्या ग्रोसरी आपका एसेट्स माना जाता है सर? कैपिटल है? या फिर अगर आपका ग्रोसरी दुकान में जो प्रोडक्ट आप ला रहे हो वो आपका नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. लेकिन अगर मानो कि आपने अपनी ग्रोसरी दुकान में फर्नीचर लगाया, फ्रिज लिया, वो आपके ग्रोसरी दुकान के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है. यस और नो? यस ना. बस यही सिंपल जो नॉर्मल बिजनेस के लिए लागू होता है वही चीज गवर्नमेंट के लिए भी लागू होता है. ऑपोजिट में जो गवर्नमेंट के सैलरीज होते हैं, गवर्नमेंट जो लोगों को सैलरी देते हैं, सब्सिडी देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एग्जाम्पल्स हैं. उल्टा साइड में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो भी सरकार रिसिप्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं. द लिक्विडेट और क्रिएट एन एसेट, जिसके बदले आपको एसेट मिलता है. अगर रिसिप्ट करोगे तो एसेट और खर्चा करोगे तो एक्सपेंडिचर. जो एसेट खर्चा होगा या एसेट रिसीव होगा वही वुड बी इन जनरल बी अंडर कैपिटल अकाउंट. उसी को कैपिटल अकाउंट में लाया जाता है. फॉर इंस्टेंस इफ द गवर्नमेंट सेल्स शेयर्स, अगर गवर्नमेंट शेयर सेल करते हैं, ठीक है, जिसको
डिसइन्वेस्ट भी कहा जाता है। जैसे मानो आप लोगों को खबर है सर आजकल LIC का IPO आ रहा है। LIC 100% गवर्नमेंट का है। 100% गवर्नमेंट में से सरकार चाहते है कि कुछ 10% के आसपास शेयर्स ऑफ LIC सेल करना चाहता है। तो अगर गवर्नमेंट का LIC है, LICI जो है वो सरकारी है, और अगर सरकारी कंपनी का 10% शेयर सरकार सेल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिसइन्वेस्ट बोलेंगे, और ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट होगा। हाँ सर, शेयर सेल करके, एसेट सेल करके, इन पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज लाइक इट डिड इन द केस ऑफ मारुति के केस में भी किया था। इट इज इन इफेक्ट सेलिंग एन एसेट्स, द रिसिप्ट फ्रॉम द सेल वुड बी गो अंडर कैपिटल अकाउंट। इससे जो रिसिप्ट होगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वैसा ही LIC के शेयर सेल करके गवर्नमेंट को जो मिलेगा वो भी गवर्नमेंट के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? ऑपोजिट साइड में इफ द गवर्नमेंट गिव समवन अ लोन, अगर गवर्नमेंट किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम व्हिच इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इंटरेस्ट, लोन देके इंटरेस्ट कमाएंगे, तो लोन दिया तो एक्सपेंडिचर हुआ, खर्चा हुआ ना। आपने अगर किसी को उधार दे दिया, आपका खर्चा हो गया। तो द गिव समवन अ लोन फ्रॉम व्हिच इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इंटरेस्ट, दैट एक्सपेंडिचर वुड गो अंडर कैपिटल अकाउंट। On the other hand, if government gives someone loan from which it expects to receive interest, the expenditure would go under the capital account. In respect of all funds, the government has to prepare a revenue budget. सारा के सारे फंड के लिए गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू बजट बनाना पड़ता है। इसको डिटेलिंग रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। एंड एक कैपिटल बजट भी बनाना पड़ता है, जिसको कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बताया जाता है। कंटिजेंसी फंड बनाया जाता है, इज क्लियरली नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पब्लिक अकाउंट इज इंपॉर्टेंट इन दैट इट गिव्स द व्यू ऑफ सिलेक्ट सेविंग्स एंड हाउ दे आर बीइंग यूज्ड, but not that relevant from a budget perspective. The consolidated fund is the Q2 budget. बजट में consolidated fund जो है वो सबसे important माना जाता है, because उसी के अंदर सारा का सारा मैटर को मेंशन किया जाता है। As mentioned in the first part, the government has to present a revenue budget and revenue budget revenue account के थ्रू से, फिर capital budget capital account के थ्रू से, for all three funds. The revenue account of the consolidated fund is split in two parts: receipt and disbursement, simply income and expenditure. रिसिप्ट्स आर ब्रॉडली टैक्स रेवेन्यू। क्या क्या रिसीव सरकार करते हैं, सरकार को टैक्स का इनकम होता है, कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, एंड ग्रांट्स इन एड और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर सरकार को किसी भी तरह का सहायता प्राप्त होता है किसी फॉरेन कंट्री से या फिर किसी भी बैंक से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो उसे भी गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव की तरह दिखाते हैं। जैसे मैं आपको चलो दिखाता हूँ, गवर्नमेंट एक डेटा है सर, दिखाता हूँ। मैं GST क्लास में बताता हूँ। रेवेन्यू सोर्स नहीं, भूल जा रहा हूँ, मनी दिखा था कि गवर्नमेंट टैक्स से कितना कमाते हैं, बट मुझे ना ये डेटा अभी मिल नहीं रहा है। आई थिंक दूसरा लैपटॉप में है जो मैम जहाँ पर क्लास ले रहे हैं अभी, तो मैं दिखा देता आपको कि गवर्नमेंट किस तरह से अलग अलग टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू कमाते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। ओके, मनी फ्लो क्या नाम से मैं सेव किया था वही मैं भूल जा रहा हूँ, और कुछ नहीं। क्या नाम से सेव किया था, ठीक है मैं बाद में दिखाता हूँ। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये सब इनकम और एक्सपेंडिचर करने का अलग अलग जगह है। जब गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट होता है ना, तो उसमें गवर्नमेंट को क्या क्या देखना पड़ता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट का ही दूसरा नाम है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, फाइनेंस बिल, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब गवर्नमेंट किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक लेवल में किस 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 एरिया में खर्चा करेगा, कहाँ कहाँ से इनकम करेगा। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल मतलब आर्थिक होता है, एंड स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, इसमें एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बजट डिसाइड होता है। फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू बजट, कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, कैपिटल बजट, कहाँ से कैपिटल आएगा, एक्सपेंडिचर बजट मतलब कहाँ से गवर्नमेंट खर्चा किस किस खाते में खर्चा करेगा। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट इज रेवेन्यू बजट,
कैपिटल बजट भी दो तरह का हो सकता है, एक कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया। और एक होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार कितना कमा रहा है और सरकार का खर्चा कितना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। रेवेन्यू रिसीव गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है टैक्स से, मतलब उसका कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब सरकार, मतलब अच्छा मुझे मिल गया, रुको आपको दिखा देता हूँ, चार्ट दिखा देता हूँ। मनी पाइपलाइन याद आ गया। नहीं मिला, ठीक है, बाद में ही दिखाना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट में गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, मतलब एक्चुअली डेटा है इंडियन बजट से ही, लास्ट ईयर बजट में पढ़ा रहा था कि इनकम टैक्स से कितना गवर्नमेंट को कमाते हैं, कस्टम ड्यूटी से कितना कमा लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी से कितना कमा लेते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट कमा सकते हैं, डिविडेंड एंड प्रॉफिट से कमा सकते हैं, एक्सटर्नल ग्रांट मतलब कोई फॉरेन कंट्री या फॉरेन सोर्स से गवर्नमेंट को ग्रांट मिला है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट को मिलता है, ये गवर्नमेंट का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करता है वो भी जान लो। सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, मतलब रेगुलर बेसिस में जो एसेट का खर्चा नहीं है। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करता है, सरकार इंटरेस्ट पेमेंट भी करता है, सरकार किसी को ग्रांट भी दे सकता है, ठीक है, फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो फिजिकल डेफिसिट कैसे होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों होगा, यहाँ से माइनस कर दो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल इनकम को माइनस करोगे, ठीक है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल इनकम को माइनस करोगे और इससे अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो आप डेफिसिट में हो। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इस टोटल रेवेन्यू, मतलब खर्चा ज्यादा और रेवेन्यू कम, एंड नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर, देन द गैप इज द फिस्कल डेफिसिट। और अगर ज्यादा हो तो सरप्लस। द फिस्कल डेफिसिट इज यूजुअली मेंशन्ड एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। कितना फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी के परसेंटेज से कहा जाता है। आप लोगों में नेशनल इनकम पढ़ाया, ठीक, टोटल जीडीपी का कितना परसेंटेज डेफिसिट है वो ऐसे समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गैप बिटवीन द सेंटर एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम इज 5 लाख करोड़ एंड कंट्रीज जीडीपी इज 2 लाख करोड़, देन फिस्कल डेफिसिट इज 2.5% ऑफ जीडीपी। मतलब 5 लाख करोड़ आपका डेफिसिट है और जीडीपी है 200 लाख, तो फिर कितना परसेंटेज आपका डेफिसिट है, 2.5%। 200 लाख का 5 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ का 5 लाख करोड़ जितना होता है उतना वो आपका डेफिसिट, मतलब 2.5% का डेफिसिट है। मतलब आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अभी भी 2.5% घाटा में चल रहा है। मतलब आपको जीडीपी को और 2.5% बढ़ाना चाहिए। आपको बात समझ में आया सर? बोलो। ये कौन बताया, भाई बताया कि तुम बताया? बोलो शालिनी, समझ में आ रहा है कि नहीं है? यस। भाई क्या बोला? हाँ बोला। कितना छोटा है भाई? हाँ ये बोला ये सर, मतलब कि उसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा, ऐसे कितना बड़ा है वो? सर 12 साल हो गया। 12 साल का हो गया? अच्छा, नहीं ठीक है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक और भी एक स्टूडेंट है, वो अपने भतीजी को लेके मतलब दीदी की बेटी को लेके पढ़ने बैठते हैं, इंटर का फाइनल का एक स्टूडेंट है। तो वो गुड मॉर्निंग बताता है, तो वो जो भाई है उसका जो 3 साल की भतीजी है वो भी वहाँ पर वो मतलब स्टूडेंट गुड मॉर्निंग बोलने से पहले वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग, 2 साल 3 साल का बच्ची है, हाँ गुड मॉर्निंग सर ऐसे करके, मतलब ये तो सांस फुला के बैठे रहते हैं। अच्छा ये भी ठीक है। बस देख के सर सर बोलता है। हाँ बोलता है ना सर सर। हाँ चलो अच्छा है, नहीं ठीक है, बच्चा है, प्रॉब्लम भी है बोल रहे हैं। अच्छा देखो, तो फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, अगर मानो कि टोटल एक्सपेंडिचर 100 का है, ठीक है, और इनकम आपका है 95 का, तो आपका ये 100 लाख मान लो, 100 लाख करोड़, और ये 95 लाख करोड़, सरकारी बात है, बहुत बड़ा ही होगा।
तो आपका कितना डिफिसिट हो गया सर? 5 लाख करोड़ का, है ना। और आपका टोटल जीडीपी मानो कि यस सर। 200 लाख का है, ठीक है। तो 200 लाख में 5 लाख कितना परसेंटेज होता है? इंटू 100 करो तो 2.5 आएगा, है ना। तो 2.5% का टोटल जीडीपी का आपका प्रॉब्लम होगा। 200 का 2.5%, 5 लाख आ जाएगा। सो बात ऐसा ही है सर, मैटर इज जस्ट दैट कि आपका डेफिसिट कितना होगा ये डिपेंड करता है आपके इस हिसाब के ऊपर, एक्सपेंडिचर और इनकम के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर इस तरह का देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कि बजट जब बनाया जाता है, लुक एट हियर, एक्चुअल 17-18 का बजटेड, बजटेड मतलब पहले बजट बनाया जाता है और फिर उसको बजट में मतलब एक्चुअल बनाया गया, फिर उसको बजट में देखा गया इतना हो गया, फिर रिवाइज किया गया, फिर बजटेड 19-20 में हुआ, ठीक है। इस तरह से ओरिजिनल के साथ बजट का कितना डिफरेंस हो रहा है ये भी आपको देखने को मिलेगा। जब इंटर और फाइनल में पढ़ोगे, मैम के पास कॉस्टिंग पढ़ोगे, ठीक है। कॉस्टिंग में ना एक चैप्टर आता है सर बजट बोल के, हाँ सर, बजटेड कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग के नाम पे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर। उसमें बजट कॉस्टिंग में पढ़ाया जाता है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है मास्टर बजट वगैरह में, कि कितना आप बजट कर रहे हो और ओरिजिनल में कितना हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना परसेंटेज आप काम कर सही तरह से कर पा रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18,78,833 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोचा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतने का सोचा, टोटल इतने का सोचा, रेवेन्यू रिसिप्ट इतना इतना आ सकता है, ठीक है। कितना लोन रिकवर हो सकता है, आधा रिसिप्ट कितना आ सकता है, तो टोटल रिसिप्ट कितना हो सकता है। तो एक्सपेंडिचर 21 लाख का, रिसिप्ट 15 लाख का, तो रेवेन्यू में डिफिसिट है 4,43,000 का, ठीक है। तो जीडीपी का जो 2.6 है 17-18 में, इस तरह से 19-20 का भी 2.3% का आपका डेफिसिट निकला था। तो इस तरह से आप डेफिसिट कितना हो रहा है इसका भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जो मैंने अभी आपको दिया उसी का एक थोड़ा डिटेल्स कैलकुलेशन है, आप इंस्टीट्यूट के आईसीआईसीआई का जो मैट है उसमें भी जाके ये चेक कर सकते हो। हाँ सर, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर मैं आपको करंट सिचुएशन एक बार दिखाऊं, ये थोड़ा पुराना है 17-18 का, मैं आपको करंट दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 17-18 का फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर 17-18 एक्चुअल्स इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग टोटल रिसिप्ट्स इज 15,50,911 फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 21,41,973। तो डेफिसिट कितना हो गया? 5,91,062, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेफिसिट मतलब इंडियन इकोनॉमी डेफिसिट है। जैसे अगर मैं आपको इंडियन इकोनॉमी में एक बार लेके जाऊं, आपको दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। ये नोट्स आप लोगों के पास शायद हैं, अगर नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपको शेयर करूंगा। इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ओके सर। ओके, ये देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये देखो सर, भारत का रेवेन्यू देखो कितना आता है, 49 ट्रिलियन का रेवेन्यू आ रहा है। एक्सपेंस देखो 77 ट्रिलियन का, हाँ सर। खर्चा 1 ट्रिलियन का है और रेवेन्यू 650 बिलियन का है ना। और कुछ इकोनॉमिक एड भी भारत को मिलता है 4 बिलियन का, मतलब जो फॉरेन से मिलता है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है, और भारत का कुछ पब्लिक डेब्ट भी है जो कम हो रहा है, 86% ऑफ द जीडीपी, टोटल जीडीपी का 86% पब्लिक डेब्ट भी है, जिसका वैल्यूएशन 197 ट्रिलियन का भी है। और बजट बैलेंस जो है वो जीडीपी का 10% है, मतलब आप डेफिसिट कितना हो, जीडीपी का 10%, समझ रहे हो सर, नेगेटिव है। हाँ, जीडीपी का 10% नेगेटिव डिफिसिट इकोनॉमी है। इतना सिचुएशन हमारा अभी अच्छा नहीं हुआ। इसका मेन रीज़न यही है कि भारत अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। एक्सपोर्ट हमारा 395 बिलियन का है, बट इंपोर्ट हमारा 573 बिलियन का है। दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ठीक है। तो ये सब कुछ रीजंस है जिस कारण हमारा मतलब अभी भी इनकम उतना नहीं है जितना हमारा खर्चा है। इसको ठीक करना चाहिए। एक परिवार के हिसाब से ये अच्छा बात नहीं होता है ना सर। आप किसी परिवार को भी अगर देखोगे कि इनकम करते हैं 50,000, खर्चा करते हैं 1 लाख, तो हालत कैसा होगा परिवार का। तो इंडिया इतना बड़ा जनसंख्या का देश है, प्रॉब्लम भी बहुत है हमारे देश में, नेचुरल आपदा भी है, बहुत सारा चीज़ को मतलब बेसिकली मेंटेन करना पड़ता है।
तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ को थोड़ा और डिटेल्स में बताऊंगा, जैसे ये जो बजट बैलेंस क्या है, ठीक है। अब ये बजट बैलेंस को समझाते वक्त मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एरिया है, जैसे आपको मैं पब्लिक डेब्ट में अगर बात करूँ, एक सेकेंड, ये जो करेंट अकाउंट, ठीक है, भारत का जो ये जो बजट का जो करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अभी बता रहा था ना, हाँ सर, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो उसका यस थोड़ा सर। डिटेल्स बात करूंगा। ये करेंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, ठीक है, ये सब कुछ एरिया है। फाइनेंशियल अकाउंट क्या है इंडिया का कोई कंपनी का नहीं सर, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कैसे ये सब चीज़ों को मेंटेन करता है, कैसे हिसाब करता है, ये सब आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से इसका हिसाब होता है, ये हिसाब भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा थोड़ा, ठीक है। तो करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सब चीज़ों का चर्चा मैं थोड़ा करूँगा, इंपॉर्टेंट एरिया है। बट ओवरऑल अगर आपको मैं देखा जाए तो आपको मैंने इंडियन यूनियन बजट जो है वो बजट में आपको समझा दिया, ठीक है। अब आपका काम है, आप घर पे इसको क्या करोगे, बजट को थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक है। मैंने हिस्ट्री भी बताया, अलग अलग डेफिनेशंस भी बताया, और साथ में कुछ कैलकुलेशंस भी दिखाया। सो एक बार इंडियन यूनियन बजट को घर में गो थ्रू करो, इंस्टीट्यूट के मैट फॉलो करो, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसको भी फॉलो करो, और मैटर को डेवलप करो, ठीक है सर। ओके सर, बुलेटिन नहीं सेंड किया बुलेटिन कितना सेंड किए थे, जनवरी और फेब का। उसके बाद सेंड नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, आज कर देते हैं, आज कर देते हैं, ठीक है, बाय सर। ठीक है, चलो टाटा।